नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर भारत में लगातार तबाही मचा रही है। इस संक्रमण से पीड़ित मरीजों की संख्या हर दिन बढ़ती ही जा रही है। आज मरीजों की संख्या में थोड़ी कमी जरूर देखने को मिली है। पिछले 4 दिनों से मरीजों की संख्या 4 लाख के पार जा रही थी, लेकिन आज थोड़ी राहत भरी खबर अचानक सामने आई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में भारत में 3,66,161 नए मरीज सामने आए, जबकि 3,754 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हुई है। वहीं पिछले 24 घंटों में 3,53,818 लोगों ने कोरोना को हराया भी है, यानी वो ठीक हो चुके हैं। तो वहीं यूपी में 24 घंटे में कुल केस 23,333 नए मामले सामने आए। तो वहीं 24 घंटे में 296 लोगों ने अपना दम तोड़ा है। और इसके चलते ही अब प्राइम न्यूज अगले 1 घंटे तक आपको ग्राउंड जीरो से लगातार रिपोर्ट्स दिखाने वाला है। लगातार हमारे संवाददाता हमारे साथ होंगे जो आपको पल पल के अपडेट्स देंगे और हम ये समझने की कोशिश जरूर करेंगे कि आखिर सावधानी का असर कितना दिखने लगा है, और सावधानी का असर अगर दिखने लगा है तो हमको और कितनी सावधानी बरतने की जरूरत है। आपको हम लगातार ये बता रहे हैं कि जिस तरह से 4 लाख से ज्यादा के आंकड़े पूरे देश में सामने आ रहे थे, उसके बाद से पूरे देश और प्रदेश की जिम्मेदारी थी कि आप सभी सावधानी रखें, आप सभी अपने घर में रहें, सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया का आप लगातार पालन करते रहें, सामाजिक दूरी के नियम को आप मान कर रखें। और जिस तरह से जिला प्रशासन आपसे बार बार अनुरोध करता आया है पूरे उत्तर प्रदेश में कि आपको कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना ही करना है। जो शादी ब्याह हैं अगर टाले जा सकते हैं आप उनको टाल दीजिए। सामाजिक कार्यक्रमों में आपको नहीं जाना है, एक ही जगह पर आपको भीड़ नहीं लगानी है, क्योंकि जगह जगह पर कई जिलों में 144 बिलाव की गई। इससे जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट हम आपको एक बार यहां पर बता देते हैं। यूपी में 24 घंटे में 23,333 नए कोरोना के मरीज सामने आए। 24 घंटे में 296 मरीजों की यहां पर मौत हुई है। ये बड़ा अपडेट सबसे पहले हम आपको प्राइम न्यूज पर दे रहे हैं। 24 घंटे में 34,636 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं। और यूपी में कोरोना से अब तक 15,464 मौतें हो चुकी हैं, जो कि वाकई में चिंताजनक तस्वीरें हैं। और इसके बाद से लगातार प्रशासन ने कोशिश की है कि इन आंकड़ों को घटाया जाए। ये आंकड़े 38,000 तक पहुंच गए थे, लेकिन अब ये 23,000 में आ चुके हैं। तो निश्चित रूप से जो सावधानी रखी जा रही है, जो लॉकडाउन लगाया गया है, उसका असर दिखने लगा है। 34,636 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं, मतलब जो संक्रमित हो रहे हैं उनसे कहीं अधिक लोग अब ठीक हो रहे हैं, जो कि पूरे प्रदेश के लिए एक राहत भरी खबर कही जा सकती है। तो लगातार इसमें जो सबसे बड़ी चीज सामने आई कि 24 घंटे में 34,000 से अधिक लोग ठीक हुए हैं, 23,000 लोग संक्रमित हुए हैं। तो एक बड़ा गैप अब धीरे धीरे आ रहा है। लगभग 11,000 अधिक लोग ठीक हो रहे हैं। ये पूरे प्रदेश के लिए एक अच्छी खबर कही जा सकती है। तमाम संवाददाता हमारे साथ यहां पर जुड़े होंगे। सावधानी का असर दिखने लगा है। जिलों की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट क्या है, हमारे संवाददाता आपको दिखाएंगे जगह जगह से कि आखिर जिलों में ताजा तस्वीर क्या है, किस तरह की सावधानी रखी जा रही है। जो धाराएं लगाई गई हैं, चाहे वो 144 हो या उसका उल्लंघन करने पर जो 188 का प्रावधान है, उसके तहत अब लोग कितने जागरूक हो चुके हैं। क्या लोग बिना प्रशासन की अपील के, बिना प्रशासन के डंडे के अभी समझ चुके हैं कि हमको खुद अपनी जिम्मेदारी समझते हुए कोरोना के नियमों का पालन करना है या नहीं करना है। ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर क्या स्टेटस है, साथ ही जो जिलाधिकारी हैं उन्होंने अपने क्षेत्र में किस तरह की तैयारी की हुई है, ये तमाम अपडेट्स हमारे संवाददाता आपको ग्राउंड जीरो से यहां पर देने वाले हैं। लगातार आप जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। और यहां पर जो सबसे बड़ा अपडेट सामने आएगा वो ये कि ईओपीडी का इस्तेमाल कितना शुरू किया गया है। ईओपीडी के जरिए लोगों को कितनी मदद मिल रही है। वैक्सीनेशन का जो अभियान शुरू किया गया है उसमें एक बड़ा फेरबदल हुआ है। उसको लेकर ग्राउंड जीरो पर स्टेटस क्या है, क्या लोग नियमों को जानते हैं, क्या लोग जागरूक हैं। 18 से 44 साल की उम्र के बीच के जो लोग हैं उनके बीच में कितनी जागरूकता आ चुकी है, क्या वो पूरी तरह से इस चीज के लिए तैयार है। और जो सबसे बड़ी चीज है कि जो नियम बदले गए हैं आज से, वो नियम ये भी बदले गए कि जो 45 साल से अधिक उम्र के लोग हैं, पहली डोज लेने जा रहे हैं, उनको रजिस्ट्रेशन करवाना ही होगा। अब अस्पताल में या वैक्सीनेशन के सेंटर में जाकर आप सीधे वैक्सीन नहीं लगवा पाएंगे, पहले रजिस्ट्रेशन होगा। इसको लेकर क्या स्टेटस है तमाम जिलों में, और जो 11 जिले चिन्हित किए गए हैं उनके हिसाब से वहां पर तैयारियां क्या हैं, जो अस्पताल हैं उनकी क्या स्थिति है, आपको किस तरह की सावधानी रखनी है, और सावधानी का कितना असर तमाम जिलों में यूपी में दिखाई दिया है, ये हमारे संवाददाता आपको जरूर बताएंगे। ताज़ा रिपोर्ट्स होंगी, बिल्कुल ताज़ा सूरत हाल होगा, जो प्राइम न्यूज़ लगातार आपको दिखाता आया है। प्राइम न्यूज़ की लगातार ये कोशिश रही है, जब से दूसरी लहर ने अपना प्रचंड स्वरूप दिखाया है, प्राइम न्यूज़ ने भी किसी भी सेकेंड इस अपडेट को ड्रॉप नहीं किया है। हमने इससे अपना मुंह नहीं फेरा है। पूरी प्राथमिकता के साथ प्राइम न्यूज़ ने पूरी जिम्मेदारी के साथ हर खबर को पीछे छोड़ते हुए इस खबर को प्रायोरिटी पर रखा, क्योंकि यह मेडिकल इमरजेंसी है। इसमें बिल्कुल भी आप इसको हल्के में मत लीजिए। आप
अंदाजा लगा सकते हैं कि 4 लाख से अधिक आंकड़े आने का मतलब है कि अमेरिका के बाद हम दूसरे ऐसे देश हैं पूरे विश्व के मानचित्र में जहां पर 4 लाख का आंकड़ा पार हुआ है। जिसके घर से कोई व्यक्ति गया है, जिसके घर से कोई नुकसान हुआ है, जिसने किसी अपने को खोया है, वो इस दर्द को महसूस कर सकता है कि इस कोरोना महामारी ने उससे क्या कुछ छीना है। इसलिए प्राइम न्यूज पूरी प्राथमिकता के साथ इस खबर को आपको दिखाता आया है। ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता जाकर अपनी जान को खतरे में डालकर आपको तस्वीरें दिखाते हैं, सिर्फ इसलिए कि आप इस परिस्थिति को समझ सकें। क्योंकि जब आपका कोई परिचित ज्यादा है, आपके परिवार का कोई जाता है, तभी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कोरोना कितना जानलेवा है। ये सामान्य बीमारी नहीं है, ये वैश्विक महामारी है और इससे लड़ने का सिर्फ एक तरीका है, आप जागरूक रहें, घर में रहें, मास्क को पहन कर रखें, हाथों को सैनिटाइज करते रहें, हाथों को बार बार साबुन से धोते रहें और किसी भी सामाजिक कार्यक्रम में ना जाएं। बाजार में जितना कम हो उतना कम से कम जाइए। लोगों के कांटेक्ट में आप जितना कम से कम आएंगे उतना ज्यादा आप सुरक्षित रहेंगे। तो यहां पर सावधानी का असर लगातार दिख रहा है। तमाम संवाददाता मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। आकाश कुमार है मेरे साथ, दीपेश भारद्वाज हैं और संजय खान है हमारे साथ। अलीगढ़ से आकाश मेरे साथ जुड़े हैं। तो आकाश, सबसे पहले आपके पास आऊंगा, अलीगढ़ में क्या स्टेटस है? जिस तरह के आंकड़े पहले सामने आ रहे थे, क्या अभी उसी तरह के आंकड़े आ रहे हैं या लॉकडाउन लगाने के बाद जो सावधानियां हम बरत रहे हैं उससे आंकड़ों में कमी आई है? देखिए आलोक, मैं आपको बताना चाहूंगी, जब से जो लॉकडाउन लगाया गया है और लॉकडाउन के बाद से जो अलीगढ़ में जो आए दिन के कोरोना वायरस के जो केसेस बढ़ रहे थे, उसमें जो है गिरावट देखने को मिल रही है। ज्यादा से ज्यादा जो मरीज हैं वो जो ठीक होते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ। और जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा, ये लॉकडाउन जो बढ़ाया जा रहा है, जनता भी पूरा जो लॉकडाउन का सहयोग कर रही है, किसी अनावश्यक रूप से घरों से बाहर नहीं निकल रही। ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन का भी जो प्रभाव पड़ रहा है उसको लेकर वे जनता काफी जागरूक है। और जो कोरोना वायरस के जो संक्रमण के मरीज आए दिन को देखने को मिल रहे थे, लगभग उनमें जो है 50 से 60% की वृद्धि देखने को मिल रही है। दिन भर में लगातार जो मरीज हैं वो ठीक होते नजर आ रहे हैं। और जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मार्केट का जो समय भी था वो एक निर्धारित कर दिया गया है, जिससे कि अनावश्यक रूप से जो है मार्केट में भीड़ पैदा ना हो और कोरोना वायरस का जो संक्रमण है वो कम होता नजर आता है। मतलब आकाश, आपके कहने का ये है सीधा सा मतलब कि लोग अब खुद जागरूक हो चुके हैं, बाजार में कम से कम जा रहे हैं और एक ही बार में सारा सामान खरीद के लाके रख रहे हैं ताकि उनको बार बार बाजार न जाना पड़े। जी आलोक, मैं आपको बताना चाहूंगी, जहाँ के जो लोग हैं अब ज्यादा से ज्यादा जागरूक होते जा रहे हैं, अनावश्यक रूप से किसी भी कारणवश घर से बाहर नहीं निकल रहे और जनता कर्फ्यू जो लॉकडाउन लगाया रहा है उसका पूर्ण पालन कर रहे हैं। बिल्कुल। हाथरस से हमारे साथ दीपेश जुड़े हुए हैं। तो हाथरस में किस तरह की तस्वीरें हैं? आपको क्या लग रहा है कि आंकड़ों में वहां पर कमी आ रही है या जिस तरह से आंकड़े पहले लगातार सामने आ रहे थे वो अभी बरकरार हैं? लॉकडाउन का कितना असर वहां पर दिखाई दे रहा है? जी आलोक, बताते हैं कि हाथरस में टोटल 2420 संक्रमित है, जिसमें से 1800 कुछ ठीक होकर भी घर जा चुके हैं। ताजा आंकड़े जो है वो पिछले 24 घंटे में 102 संक्रमित मरीज मिले हैं, जो पिछले एक साल का सबसे बड़ा आंकड़ा है हाथरस जिले के। यानी लॉकडाउन का हाथरस में कोई फायदा होते दिखाई नहीं दे रहा। अब तक जो पर डे संक्रमित निकल रहे थे वो 40 से 50 के बीच में निकल रहे थे, लेकिन कल जो आई रिपोर्ट आई है उसमें 102 संक्रमित पाए गए हैं, जिसमें 4 की संक्रमितों की कल पिछले 24 घंटे में मौत भी हो चुकी है। हाथरस जिले में अब तक टोटल 23 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। आलोक, बताते चले कि यहाँ पे लोगों में जागरूकता की कमी दिखाई नहीं दे रही है। प्रशासन भरसक प्रयास कर रहा है कि लोग घरों में रहें, अनावश्यक रूप से बाहर ना निकले, लेकिन लोग हैं कि जागरूक होने का नाम नहीं ले रहे। सुबह 6 से 11 की जो लोगों को छूट मिली हुई है खरीदारी करने के लिए, उसमें बाजारों में ये स्थिति हो जाती है कि जाम की स्थिति आ जाती है, जाम लग जाता है बाजारों में। यानी ऐसा लगता ही नहीं है कि हाथरस के अंदर कोरोना कर्फ्यू या लॉकडाउन लगा हुआ है। लोगों की जागरूकता की कमी के चलते बिल्कुल भी यहाँ पर ऐसा नहीं लग रहा है कि लॉकडाउन है या लोग लॉकडाउन का पालन करते दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल। तो आपका बिल्कुल सीधा सा संकेत यह है कि जिस तरह से लोगों को जागरूक होना चाहिए, जिस तरह से अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए, प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन जनता अपनी असंवेदनशीलता के चलते जानबूझ के अपनी जान तो खतरे में डाल ही रही है। जो आसपास के लोग हैं उनको भी संक्रमित करने से बाज नहीं आ रहे। बिल्कुल आलोक, मेरा कहने का मतलब यही था कि प्रशासन लगातार भरसक के प्रयास कर रहा है, लोगों से अपील कर रहा है, जगह जगह जागरूकता के लिए बैठकें कर रहा है, गोष्ठियां कर रहा है, थाने चौराहों पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम से लगातार अपील कर रहा है, लेकिन जनता है कि जागरूक होने का नाम ही नहीं ले रही है। इसीलिए हाथरस में लगातार एकदम संक्रमण बढ़ता जा रहा है, जो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। रिकवरी रेट भी बढ़ा है। पहली बार रिकवरी रेट जो लोग ठीक हुए हैं वो 76 लोग ठीक हुए हैं हाथरस जिले में पिछले 24 घंटे में। लेकिन जनता की जागरूकता की कमी लोगों पर कहीं ना कहीं भारी पड़ रही है। जी आलोक। संजय खान हमारे साथ प्रयागराज से जुड़े हुए हैं। संगम नगरी है, बहुत बड़ा शहर है, बहुत ज्यादा आबादी रहती है। संजय, वहां पर किस तरह की तस्वीरें हैं? क्या वहां पर आंकड़ों में कमी आ रही है या हाथरस जैसी तस्वीरें ही हैं कि लोग अभी भी लापरवाह हैं, ये मान के चल रहे हैं कि चलिए अगर मुझे कोरोना नहीं हुआ तो मेरा कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो तो बगल वाले को हुआ, पड़ोसी को हुआ, इसलिए मैं आराम से बाजार में जा सकता हूं? क्या इस तरह की मानसिकता अभी भी प्रयागराज में है?
जी बिल्कुल आलोक जी, बताना चाहेंगे जिस तरीके से प्रयागराज के आलम बता दें आपको कि बहुत ज्यादा गिरावटें आई है कोरोना संक्रमित मरीजों के और मौतों के आंकड़े में। यहाँ पर प्रयागराज के अंदर 23 अप्रैल से आलोक जी मैं आपको बता दूं कि जो संक्रमित मरीजों की संख्या है वो काफी गिरावट हुई है। कल की अगर हम बात करें तो मौतों के आंकड़े में 6 हो गए हैं। जैसे पहले जो 23 के पहले थे वो 25 की संख्या में मौतों के आंकड़े पहुंच चुके थे और जो संक्रमित मरीजों की संख्या थी वो 500 से भी नीचे लुढ़क करके 263 के लगभग आ चुकी है। तो ऐसे में जो लॉकडाउन का डेट बढ़ाया जा रहा है, लोग इसकी सराहना भी कर रहे हैं, इसका समर्थन भी कर रहे हैं। लोगों के अंदर खुद जागरूकता दिख रही है। अगर शहर में निकल जाया जाए या चौराहों पर निकला जाए तो किसी भी चेहरे पर बिना मास्क नहीं निकल रहे, उनके अंदर एक खौफ देखने को मिल रहा है। अब उनके अंदर डर है कि प्रशासन हमें रोक करके चालान कर देगी। इस तरीके से जो इमरजेंसी के लिए जा रहे हैं लोग वहां पर मास्क बिना लगाए नहीं जा रहे हैं। तो ऐसे में जो ग्रामीण क्षेत्र के मार्केटें थे, प्राइम न्यूज की टीम लगातार अपडेट दे रही थी, प्राइम न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दे रही थी। इसको भी लेकर प्रशासन यहाँ पर सख्त हुई और ग्रामीण क्षेत्रों में भी जितने मार्केटें थी, जो भी थाना प्रभारी थे, वो रात में और दिन में निकल करके पब्लिक एड्रेस सिस्टम से जागरूक कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, अनाउंसमेंट कर रहे हैं। तो ऐसे में लॉकडाउन का जो असर है यहाँ प्रयागराज में खास तौर से देखने को मिल रहा है, जहाँ पर लोग उसका समर्थन कर रहे हैं। लेकिन इस समय जो अभी जिलाधिकारी प्रयागराज भगत गोस्वामी ने एक आदेश जारी किया कि जो ईद का माहौल है, ईद आने वाली है, नमाज को लेकर के उन्होंने साफ तौर पर ये जाहिर कर दिया कि अब मस्जिदों में नमाज पढ़ने के लिए केवल 5 लोग ही सम्मिलित होंगे, वहां पर भीड़ इकट्ठा नहीं होगी। तो ऐसे में जाहिर सी बात है, जरूरी है कि ईद का माहौल है तो वहां पर सैकड़ों की संख्या में, क्या ईदगाहों में हजारों की तादाद में पब्लिक इकट्ठे होगी। ऐसे में जरूरी है जनता भी इससे जागरूक हो और इसका समर्थन करें। वही दुकानों की अगर बात किया जाए तो प्रयागराज के जिला प्रशासन ने एक समय निर्धारित कर दिया कि केवल किराने की दुकानें या फल की दुकानें या दूध की दुकानें केवल 11 बजे तक खुलेगी। तो ऐसे में जो दुकानदार है वो भी समर्थन कर रहे हैं। यहाँ प्रयागराज के अंदर जितने व्यापारी संघ है वो भी लगातार समर्थन देते नजर आ रहे हैं, चाहे बहुत अच्छी बात किया जाए ग्रामीण क्षेत्रों के। जी आकाश, आपके पास एक बार आना चाहेंगे। अलीगढ़ में जब से ये नया नियम लागू किया गया है कि अब 17 मई तक लॉकडाउन रहने वाला है, पहले लोगों को यह था कि सोमवार से वो खत्म हो जाएगा, आज से लॉकडाउन खत्म होना था, लेकिन अब वो खत्म नहीं हुआ है। इसको 17 मई तक के लिए एक्सटेंड किया गया है, मतलब बढ़ा दिया गया है। वहां पर किस तरह के नए नियम बनाए गए हैं, जिलाधिकारी ने किस तरह का आदेश पारित किया है, उनका क्या है, और अपील किस तरह की लोगों से की गई है स्थानीय प्रशासन द्वारा कि वो अपने घरों में रहें, या लॉकडाउन में क्या बड़े नियम वहां पर बदले गए? देखिए आलोक, मैं आपको बता दूं कि जनता के मन की बात जो थी कि जैसे जैसे जो लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है, 10 तारीख के बाद हो सकता है संभवतः पूर्ण लॉकडाउन किया जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जिसको देख करके जो कोरोना वायरस का संक्रमण जो बढ़ता नजर आ रहा, तो प्रशासन ने, जो सरकार ने निर्णय लिया था कि 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया जाए। जिसको देखते हुए उसके बाद से जो जिलाधिकारी ने एक बैठक की थी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ दिन पहले जिलाधिकारी कोरोना पॉजिटिव सामने से आता था ना, जिलाधिकारी जो थे कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, उसको बाद से उन्हें क्वारंटाइन रहने के बाद जब कल उन्होंने डिस्चार्ज होने के बाद जो कल एक बैठक की थी सभी अधिकारियों के साथ में, एक समय निर्धारित किया गया था मार्केट का कि सुबह और शाम में जो है जो दैनिक यूज की जो जीवन में दैनिक यूज की जो वस्तु की जो दुकानें हैं और किराने की जो दुकानें हैं, रोजमर्रा की जो दुकानें की जो खाने पीने की चीजें की दुकान जो खुली रहेंगी, लेकिन अनावश्यक रूप से जो बाहर और जिस सामान की जो इंसान को जो जरूरत नहीं है वो दुकानें जो है पूर्ण रूप से बंद, प्रतिबंध लगे रहेगा। केवल रोजमर्रा की चीजों की उनकी दुकानें खुली रहेंगी। इसके अलावा और जो मार्केट में जो अनावश्यक भीड़ रूप से देखने को मिल रही थी, उसको जो है जो मंडियां लगती थी वो जो है बिल्कुल बंद कर दी गई हैं। किसी भी तरीके की कोई मंडी यहाँ पर नहीं लगेगी। सिर्फ और सिर्फ दूध और ये फल सब्जी की दुकानें खुली रहेंगी सुबह और शाम में। और इसके बाद जो दोपहर में अगर कोई दुकान खुला हुआ पाया जाता है, या उसके ऊपर जो है कोरोना महामारी के तहत जो कार्रवाई भी होती है, चालान भी काटा जाता है। जिसको देख करके जो मार्केट के जो दुकानदार हैं वो भी जागरूक होते आ रहे हैं, नियमों का पूर्ण पालन कर रहे हैं, अनावश्यक रूप से कोई भी दुकान नहीं खोल रहा है। और ज्यादा से ज्यादा देखा जा रहा है कि जनता बहुत जागरूक हो रही है। जनता जो है इस लॉकडाउन का पूर्ण पालन कर रही है और किसी भी कारणवश जो समय निर्धारित किया गया उसके बाद जो है अनावश्यक रूप से घरों से बाहर नहीं निकल रही है। बिल्कुल, तो ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर राहत भरी खबर ये आपने बताई कि कम से कम लोग इतने जागरूक तो हैं कि बाजार में बाहर नहीं निकल रहे हैं। वहाँ पर पुलिस का किस तरह का रवैया है कि जब जैसे कोई बाहर निकलता है तो पुलिस किस तरह का एक्शन ले रही है अलीगढ़ के अंदर? क्या चालान काटे जा रहे हैं या सिर्फ और सिर्फ उनको एक चेतावनी देकर छोड़ दिया जा रहा है? देखिए आलोक, मैं बता दूंगा कि पुलिस प्रशासन जो है यहाँ अलीगढ़ पर पूरी तरह से मुस्तैद है। और मैं बताना चाहूंगा कि जो बाहरी राज्यों से जो अलीगढ़ में जो प्रवेश के लिए जो सीमाएं हैं वो सीमाएं पूरी तरह से बंद कर दी गई हैं। जो बाहर से जो भी लोग
बाहरी सीमा से जो लोग अलीगढ़ में एंट्री करते हैं उनकी थर्मल स्कैनिंग और कोविड की जांच किए बिना उन्हें एंट्री नहीं की जाती है। अनावश्यक रूप से अगर कोई बाहर घूमता हुआ नजर भी आता है शहर के अंदर या कस्बे के अंदर, तो उसको पहले तो चेतावनी दी जाती है, अगर दोबारा से पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जाती है। बिल्कुल। दीपेश, हम आपके पास आना चाहेंगे, जब से ये जानकारी सामने आई है कि अब 17 मई तक लॉकडाउन रहने वाला है, आपके जिले में किस तरह के नए नियम बनाए गए हैं? जिलाधिकारी ने किस तरह का आदेश दिया? क्योंकि देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलाधिकारियों को छूट दी है कि अपनी टीम बनाएं, अपने जिले के हिसाब से लॉकडाउन को किसी भी स्वरूप में बदल सकते हैं। वहां पर क्या नियम है और लोगों को किस तरह की गाइडलाइन का पालन करने के लिए कहा गया है? जी, आलोक बताते हैं कि यहाँ नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। केवल सुबह 6 बजे से लेकर 11 बजे तक आवश्यक वस्तु की जो दुकान है, यानी किराना की दुकान है, दूध है, सब्जी है, इनको खोलने की छूट दी गई है। इसके अलावा जितनी भी अनावश्यक वस्तु है उनको खोलने से बिल्कुल प्रतिबंधित कर दिया गया है कि वो नहीं खोलेंगे। अगर कोई व्यापारी अनावश्यक वस्तु की दुकान खोल के बैठता है तो उस पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आलोक बताते चले कि यहाँ पर व्यापारी वर्ग भी जागरूक नहीं है। व्यापारी वर्ग भी सुबह 6 से 11 की आवश्यक वस्तुओं की छूट का फायदा उठाते हुए अपनी अनावश्यक वस्तुओं की दुकानों को यहाँ खोल लेते हैं और ग्राहकों को अंदर लेकर शटर बंद कर लेते हैं। लगातार पुलिस प्रशासन द्वारा ऐसे दुकानदारों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है, जुर्माना किया जा रहा है, दुकानों को सीज किया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी व्यापारी डर नहीं रहा है और अनावश्यक वस्तुओं की दुकानों को खोल रहा है, जिसके कारण अनावश्यक रूप से बाजारों में भीड़ बढ़ती जा रही है। तो आपकी बातों से तो फिर ऐसा संकेत लग रहा है दीपेश, आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि पुलिस दंडात्मक कार्रवाई करने में थोड़ा सा कमजोर पड़ रही है। की जाती है 110, 111, 120 चालान बिना मास्क वालों के किए गए, 800 वाहन किए गए, जिसमें से 20 के चालान किए गए। इतने वाहनों से करने पर और 10 थानों पर, यानी एक थाने पर एवरेज जो 10 मास्क बिना मास्क वालों का चालान आता है, जबकि यहाँ पर बिना मास्क घूमने वालों की तादाद ज्यादा है। यानी कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की कार्रवाई भी कहीं ना कहीं सहानुभूतिपूर्ण या सांत्वनापूर्ण या चेतावनीपूर्ण है। जी आलोक। जी, प्रयागराज से संजय हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। संजय, हम आपसे भी एक बार समझना चाहेंगे कि जब से ये खबर सामने आई कि अब 17 मई तक लॉकडाउन रहने वाला है, संगम नगरी में किस तरह के नए नियम बनाए गए हैं, जिलाधिकारी ने किस तरह का आदेश दिया है और जनता से क्या अपील की गई है, नई गाइडलाइन वहां पर क्या है? जी, जनता से प्रशासन लगातार यही अपील की है। अभी 2 दिन पहले आईजीएन प्रवीण प्रताप ने अपील की कि जिस तरीके से प्रयागराज का ग्राफ लगातार गिरता हुआ नजर आ रहा, तो यही बताया कि जनता से यही अपील है कि मेरा समर्थन करे, प्रशासन का समर्थन करे। जिस तरीके से कोविड गाइडलाइन के नियम बनाए जा रहे हैं उसका समर्थन करे और 2 गज की दूरी और मास्क के साथ में वो सैनिटाइजर करता रहे, क्योंकि सबसे बड़ा संक्रमण को रोकने का यही हिस्सा है। ऐसे में जो सामाजिक कार्यकर्ता है वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। जो उच्च अधिकारी हो लगातार जो एरिया है जहां पर कोविड के मरीज ज्यादा मिल रहे हैं उनको पूरी तरीके से लॉक कर दिया गया, तो वहां पर जो व्यवस्थाएं हैं वहां पूरी तरीके से तैयारियां की गई है। वहां पर पूरी पुलिस प्रशासन मुस्तैद है, वहां पर सभी चीज हैंड टू डोर पहुंचाए जा रहे थे। ऐसे में जो उच्चाधिकारी हो भी रात में भ्रमणशील रहते हैं और लगातार लोगों से अपील करते हैं। ऐसे में जो हमारे उलेमा है मुस्लिम समाज के, वो लगातार मुस्लिम कौम के लोगों से अपील कर रहे हैं वो मस्जिदों में न जाए, नमाज अपने घरों पे अदा करें। और जिस तरीके से वो ये खरीदारी के लिए व्याकुल हो रहे, परेशान हो रहे, ऐसे में जो कोविड मरीज है उनकी मदद करें, ये भी सबसे बड़ी इबादत है। इसके लिए उलेमा भी अपील कर रहे हैं, लोगों के साथ जो धर्मगुरु है वो भी अपील कर रहे हैं। ऐसे में जो धार्मिक स्थान है बड़े, वहां पर भी पूरी तरीके से पाबंदियां लगा दी गई है। अब संगम नगरी प्रयागराज है, यहाँ पर संगम क्षेत्र लगता है जहाँ पर काफी संख्या में लोग स्नान करने के लिए जाते, तो ऐसी जगह पर भी वहां पर भी अब सुनसान एरिया देखने को मिल गई है। आलोक जी, जिस तरीके से प्रयागराज के अंदर पुलिस प्रशासन को अब चाहिए एक चीज बिल्कुल कहना चाहेंगे, जिस तरीके से शादी ब्याह का माहौल चल रहा है तो ऐसे में भीड़ भाड़ ज्यादा देखने को मिल रही है। यहाँ पर प्रशासन को ये चाहिए कि एक बार यहाँ पर जरूर पाबंदी लगाए। जिस तरीके से वहाँ के माहौल, जैसे ये बताया गया कि कोई 50 लोगों की भीड़ रहेगी, तो वहाँ पर लोगों की भीड़ ज्यादा देखने को मिलती है ग्रामीण क्षेत्रों में। तो ऐसे में जो ग्रामीण प्रशासनिक है, जो थाना प्रभारी है, उसको जाकर के जांच करे कि इनका आदेश पारित हुआ है कि नहीं। इस तरीके से भीड़ भाड़ को ना देखे। जैसे अभी कल रात की मैं बात करूं तो मानव क्षेत्र की एक जगह का जो वीडियो वायरल हुआ है, वहां पर ऐसे बाल बाराओं का जो ब्रांच था उसको देखते हुए काफी संख्या में भीड़ थी, वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन लगातार मुस्तैद, पुलिस प्रशासन लोगों के साथ सद्भावना के साथ पेश आ रहा है। जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया कि जनता के साथ बर्बरता ना किया जाए, प्रेम से पेश आया जाए, तो पुलिस प्रशासन उसी तरीके से लोगों के साथ पेश आ रही है। ये सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर समर्थन लोग जरूर कर रहे हैं लॉकडाउन का। जिस तरीके से ईद का माहौल था, लोग भी यहाँ पर लोग उसको भी देखते हुए, क्योंकि संक्रमित मरीज देहातों में ज्यादा निकल रहे, तो इससे डर उनके अंदर है, खौफ है, तो वो प्रशासन का लगातार साथ दे रहे हैं और सहयोग कर रहे हैं लोग भी। ठीक है, अलीगढ़ में एक बार आकाश हम आपके पास आते हैं। हम यहाँ पर यह भी समझना चाहते हैं कि देखिए, पिछले साल की परिस्थितियां हम सभी को मालूम है कि जब लॉकडाउन लगाया गया प्रशासन के द्वारा तो लोगों में एक डर का माहौल बना था। इस बार लॉकडाउन को लेकर लोग क्या सकारात्मक है, क्योंकि अब जनता खुद ये बोल रही थी कि लॉकडाउन लगा दिया जाना चाहिए। क्या अलीगढ़ की जनता लॉकडाउन में पूरी तरह से सहमत है? वो चाहती है कि नहीं लॉकडाउन हमारे भले के लिए लगाया गया है? लोगों का यहाँ पर क्या कहना है?
देखिए आलोक, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा, पिछले वर्ष की बात जो रही थी कि पिछले वर्ष एकदम से जो कर्फ्यू लगा दिया गया था और पूरा शहर में प्रतिबंध लग जा दिया था कि किसी भी कारणवश कोई भी घर से बाहर नहीं निकल सकता, ना ही कहीं सब्जी की दुकानों को छूट मिली थी, ना ही किसी व्यापारिक कार्यक्रम को छूट मिली थी, ना किसी को कार्यक्रम को कोई छूट नहीं मिली थी। जिसको देखते हुए अब जो लॉकडाउन लगाया जा रहा है, इसमें जनता का बहुत बड़ा सहयोग लग रहा है। अलीगढ़ की जो जनता है, उनसे हमने कई बार बातचीत भी की है और जानना भी चाहा है। उनके मन की बात यही रही है कि सरकार को जो है पूरा लॉकडाउन कर देना चाहिए, जिसके कारण ये कोरोना वायरस का जो संक्रमण बढ़ रहा है, इसको देखते हुए अब जो पेशेंट आए दिन के निकल रहे हैं, जिससे लोगों की मृत्यु होती जा रही है, जिसको देख करके जनता का कहना यह है कि इस बार जो पूर्ण लॉकडाउन कर देना चाहिए, जो कम से कम मिनिमम 15 दिन का तो होना ही चाहिए। बिल्कुल। तो हाथरस में इस वक्त जनता का क्या मानना है, क्योंकि देखिए जिस तरह से इन्होंने बताया कि अलीगढ़ में जनता खुद चाहती है कि संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया जाए और उसका समर्थन जनता कर रही है, क्या हाथरस की जनता भी ये मानती है कि सरकार ने जो कदम उठाया है कि 17 मई तक अब लॉकडाउन रहेगा, वो बिल्कुल सही निर्णय है सरकार का? बिल्कुल आलोक, आपको बताते हैं हाथरस की जनता ने मुख्यमंत्री के इस निर्णय का स्वागत किया है और उन्होंने इस निर्णय को बिल्कुल ठीक बताया। उनका मानना है कि जितना लॉकडाउन ज्यादा लगेगा उतना संक्रमण कम फैलेगा, लोग घरों से बाहर कम निकलेंगे, तो जितना बाहर कम निकलेंगे उतना संक्रमण कम फैलेगा। कल हमारी हाथरस के लोगों से बात हुई थी तो उनका कहना साफ साफ यही था कि मुख्यमंत्री को ये लॉकडाउन की अवधि जो है और 17 मई से भी आगे बढ़ानी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ उन लोगों का भी ध्यान रखना चाहिए कि जो डेली कुआ खोदते थे, यानी डेली कमाते थे, डेली खाते थे, ऐसे गरीबों का ध्यान रखते हुए लॉकडाउन की अवधि को बिल्कुल बढ़ाना चाहिए, जिसका हम स्वागत करते हैं और हम सरकार का पूर्ण सहयोग करने के लिए तैयार हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। संजय, आपके पास आना चाहेंगे। देखिए संगम नगरी एक बहुत बड़ा शहर है, हम सभी जानते हैं, और वहां पर आबादी भी काफी ज्यादा रहती है। यहां पर एक जो सबसे बड़ा सवाल हुआ कि अस्पतालों में इस समय दबाव कितना है, क्योंकि लगातार प्राइम न्यूज ने इस खबर को कवर किया है, आप भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहे, आप भी अस्पतालों में जाते रहे। हालांकि बहुत ज्यादा संक्रमण का खतरा था, लेकिन प्राइम न्यूज की टीम ऐसी है कि हम खतरे से नहीं डरते। कोरोना वायरस के बीच में रहकर भी हमने हर एक अपडेट जनता के बीच में लगातार पहुंचाया है जब से दूसरी लहर आई है। आपने अस्पतालों में जाकर क्या देखा? क्या उतना ही दबाव अभी अस्पताल के ऊपर है, डॉक्टर्स के ऊपर है जितना पहले था, या अब धीरे धीरे ग्राफ अब नीचे आ रहा है? जी बिल्कुल आलोक, ग्राफ नीचे आ रहा तो दबाव कम हो रहा है, लेकिन सबसे बड़े हालात यहाँ पे ये है कि अभी भी ऑक्सीजन की वही कमी अस्पतालों के अंदर देखी जा रही है। जिस तरीके से स्वरूपरानी जिला अस्पताल जो है वहाँ की बात किया जाए तो वहाँ पर सारी सुविधाएं लैस कर दी गई है। जिस तरीके से लोगों की मांग थी इसको, जिस तरीके से लखनऊ में पीजीआई है वहाँ पर सारी सुविधाएं लैस है, तो स्वरूपरानी को भी उसी तरीके से बनाया जाए तो धीरे धीरे स्वरूपरानी को उसी तरीके से कोविड मरीजों की देखभाल के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। तो ऐसे में जो मरीजों का दबाव है, अभी भी जो मरीज जैसे ग्रामीण क्षेत्रों से निकल के आ रहे हैं तो वहां पर ये दिक्कतें देखने को मिल रही है। जिस तरीके से यहाँ प्रशासन ने एक एम्बुलेंस का जो रेट निर्धारित करना था, तो ऑक्सीजन का रेट, जैसे ऑक्सीजन गाड़ी है तो उसके साथ इतने रेट होंगे, तो इसलिए 10 किलोमीटर तक जाएंगे तो 1000 रुपया लगेगा। इस तरीके से जो रेट था वो भी निर्धारित कर दिया। जो मनमाना ढंग से जो प्राइवेट एम्बुलेंस थे वो लेते थे, तो ऐसे में मरीजों को काफी दिक्कतें होती थी, ये राहत मिली। लेकिन अस्पतालों पे जो दिक्कतें हैं वो अभी ऑक्सीजन को लेकर के ज्यादा है, बेडों को लेकर ज्यादा है, क्योंकि स्वरूपरानी में 500 जिस तरीके से बेडे हैं तो वहां पर मरीजों की संख्या ज्यादा है। अगर केंद्रीय अस्पताल की बात की जाए तो वहां पर 200 बेडे हैं, तो वहां पर मरीजों की संख्या ज्यादा है। तो ऐसे में जो स्थितियां हैं वो अभी उसी तरीके से दबाव में है। जिस तरीके से इसके पहले हाईकोर्ट ने ये सख्त निर्देश भी दिया था सरकार को कि यहाँ पर ऑक्सीजन की जितनी भी कमी, ऑक्सीजन को जल्द से जल्द पूरी किया जाए, रेमडेसिविर को पूरा तरीके से तैयार किया जाए, पूरी तरीके से सभी को मिले, मेडिसिन दवाएं जो नहीं मिल रही थी वो भी पूर्ण रूप से मिले। तो ऐसे में सरकार लगातार प्रयास कर रही है और लगातार नए नए गाइडलाइन जारी कर रही है और लगातार लोगों से बैठकें कर रही है। तो जो टीम 9 है वो भी लगातार निर्देशित कर रही है, जानकारी दे रही है सीएम योगी आदित्यनाथ को। इस तरीके से प्रयागराज का जो स्वास्थ्य विभाग है, ये यहाँ पर वैक्सीनेशन की अगर आलोक हम बात करें तो वैक्सीनेशन में जो जागरूकता है लोगों के अंदर काफी देखी जा रही है, क्योंकि जो वैक्सीनेशन सेंटर है वहां पर लोगों को प्रतिदिन मैक्सिमम 200 वैक्सीन दी जानी है। तो एक वैक्सीनेशन सेंटर पे लगभग 180 190 इस तरीके से वैक्सीन लग रही है। तो इससे साफ तौर पर यह जाहिर होता है कि लोगों के अंदर जागरूकता है, लोग काफी ज्यादा जागरूक हो चुके हैं। एक बार हम अलीगढ़ चलते हैं, एक बार संजय, अलीगढ़ में आकाश हम आपसे समझना चाहते हैं कि जिस तरह से एम्बुलेंस को लेकर बहुत ज्यादा मारामारी चल रही थी, अगर कोई 10 किलोमीटर भी जाना चाहता था तो उससे 20,000, 25,000, 30,000 रुपए तक वसूले जा रहे थे। जब सरकार ने अब रेट तय कर दिए हैं, तब क्या अलीगढ़ में इस परिस्थिति में कहीं ना कहीं परिवर्तन आया है? अब जायज रेट पर एम्बुलेंस मिलने लगी है या वैसे ही कालाबाजारी अभी भी जारी है? देखिए आलोक, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो एम्बुलेंस की मरीजों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा था और मरीजों की जो पॉकेट पर डाका डाल रहा था, इसकी शिकायत बार बार लगातार प्रशासन को आती रही और प्रशासन ने जो है एम्बुलेंस के जो संचालक हैं उनके ऊपर
पूर्ण रूप से कार्रवाई करते हुए उसके बाद से एक जो निश्चित जो किराया है वो तय कर दिया है किलोमीटर के दायरे के हिसाब से। अगर कहीं से 5 से 10 किलोमीटर भी जाना है तो जो निर्धारित किराया है उसके अलावा अनावश्यक रूप से जो 10 से 20 हजार रुपए उनसे लिए जा रहे थे, अगर जाना है तो जाइए, नहीं जाना तो न जाइए। तो इस तरीके की उनकी जो आए दिन की शिकायतें प्रशासन को मिल रही थी, प्रशासन ने इस शिकायत को जो गंभीरता से लेते हुए संज्ञान में लिया और जो इसमें जो सम्मिलित जो भी अपराधी पाया गया उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने के बाद जो बाकी के लोग थे उनके कान खड़े हो गए। उसके बाद से जो किराया उनका निर्धारित कर दिया गया है, मेडिकल से लेके एक दूसरे जो जिला अस्पताल है वहां से आने जाने का जो 10 किलोमीटर का जो दायरा है उसके निर्धारित किराए के अनुसार ही किराया लिया जा रहा है। अनावश्यक रूप से जो पहले की तरह जो लोगों को ठगा जा रहा था, उनकी पॉकेट पर जो डाका डाला जा रहा था, अब जो है प्रशासन ने जब से अपनी कमर कसी है उसके बाद से जो है जो एम्बुलेंस के जो संचालक हैं वो जो है सही तरीके से चलने लगे हैं और समय से जो है पेशेंट को एक जगह से दूसरी जगह जाना आना हो रहा है। बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छी खबर आपने बताई कि अलीगढ़ में कम से कम जो एम्बुलेंस के संचालक थे या जो उनके वाहन स्वामी हैं उनको अकल आ चुकी है। हाथरस में एक बार हम आपके पास आएंगे दीपेश, इस तरह से एम्बुलेंस को लेकर हाथरस में भी समस्या लगातार बनी रही होगी, वहां पर अब ताजा अपडेट्स क्या हैं? क्या वाहन स्वामियों को अब ये समझ आ चुकी है कि सरकार सख्त है, अगर हमने कुछ गलती की तो आपराधिक मुकदमा अब इसमें दर्ज होना है कि अगर FIR हो गई तो आपको एक क्रिमिनल के तौर पर ही ट्रीट किया जाएगा? तो हाथरस में क्या अब इस चीज में सुधार हुआ है कि जो वाहन स्वामी है वो बिना वजह लोगों को ब्लैकमेल नहीं कर रहे हैं? जी आलोक, आपको बताते हैं कि हाथरस के अंदर एम्बुलेंस चालकों के द्वारा ऐसी ब्लैकमेलिंग की कहीं कोई खबरें नहीं थी। हाँ, इतना जरूर किया था कि जहां पहले आगरा अलीगढ़ के लिए एम्बुलेंस चालक 1000 से 1500 रुपए लेते थे, वहां अब उन लोगों ने 3000 से 4000 रुपए कर दिए थे। यानी जो सरकार ने रेट तय किया उससे भी कम एम्बुलेंस चालकों के द्वारा लिया जा रहा था। सरकार के रेट तय करने के बाद उल्टा एम्बुलेंस चालकों की हाथरस में रेट बढ़ गई, क्योंकि अभी तक जो हाथरस में एम्बुलेंस चालक आगरा के जो रेट ले रहे थे वो 2000 और 3000 ले रहे थे, लेकिन सरकार ने 1500 रुपए 10 किलोमीटर का कर दिया है। तो आगरा यहाँ से 50 किलोमीटर है, उस हिसाब से अब एक मरीज को 7500 रुपए आगरा के देने पड़ेंगे, जबकि पूर्व में एम्बुलेंस चालकों के द्वारा 3000 4000 रुपए लिए जा रहे थे। तो यहाँ की जनता का कहना यह है कि सरकार ने तो हाथरस में उल्टा हो गया, मतलब मामला यहाँ उल्टा हो गया है हाथरस में। जी, तो आप सभी लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, तो देखिए तमाम तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। प्रयागराज की तस्वीर अलग है, अलीगढ़ की अलग है, लेकिन हाथरस में मामला बिल्कुल उल्टा था। यहां पर हमारे संवाददाता दीपेश हमको बता रहे हैं कि यहां पर पहले एम्बुलेंस सस्ती थी, लेकिन जब से सरकार ने नियम बनाया है एम्बुलेंस की सेवा लेना थोड़ा सा महंगा हो गया है। इस तरह की तमाम और तस्वीरें आपको प्राइम न्यूज लगातार दिखाएगा। वक्त छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। सबका स्वागत है। लगातार जिस तरह से यहां पर तैयारियां की जा रही थी यूपी सरकार द्वारा, अब उसका असर दिखने लगा है। कोरोना के जो आंकड़े हैं वो धीरे धीरे कम होने लगे हैं। जहां पर पहले मामले 38,000 के आसपास आते थे, अब आप खुद अंदाजा लगाइए, आज वो 23,000 24,000 के आसपास आकर सिमट रहा है। और जो ठीक होने की दर है वो बहुत अच्छी हुई है। लगातार जहां पर पहले 20 से 22,000 लोग प्रतिदिन ठीक हो रहे थे, अब वो 24 घंटे में आंकड़ा 34,000 के आंकड़े को पार कर चुका है। कोरोना की स्थिति क्या है? 24 घंटे में कोरोना के कुल 3,66,000 केस सामने आए हैं। 24 घंटे में कोरोना से मरने वालों की संख्या 3,748 है और 24 घंटे में कोरोना से 3,53,818 लोग ठीक हुए हैं। और साथ ही 24 घंटे में कोरोना के 3,66,166 कुल संक्रमित हुए हैं। तो निश्चित रूप से अब संतुलन धीरे धीरे बरकरार हो रहा है। 24 घंटे में 3,700 के ऊपर लोग यहां पर मृत हुए हैं, जो कि 4,000 से कम है। जहां पर पहले 4,000 से अधिक लोग प्रतिदिन अपनी जान गंवा रहे थे, अब वो धीरे धीरे कम हो रहा है। तो कोरोना की स्थिति अब धीरे धीरे ठीक हो रही है, ग्राफ में गिरावट आ रही है, लेकिन ये असावधानी करने का बिल्कुल भी समय नहीं है, क्योंकि यहां पर सरकार की अपील यही है कि आप सभी को सावधानी लगातार रखनी है। यूपी में संक्रमितों का आंकड़ा 15 लाख के आंकड़े को पार कर चुका है। प्रदेश में 9 दिन में 76,000 एक्टिव केस कम हुए हैं और आज से 11 और जिलों में 18+ उम्र वालों को वैक्सीन लगाई जाएगी। ये बड़े अपडेट्स यहां पर लगातार सामने आ रहे हैं। आपको अगर हम यहां पर देश में कोरोना की स्थिति की बात बताएं तो यहां पर 3,748 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं 24 घंटे में, 3,53,818 लोग ठीक हुए हैं और साथ ही 24 घंटे में 3,66,166 कुल केस सामने आए हैं 24 घंटे में। तो यह कहा जा सकता है कि कुल जो संक्रमित थे और जो ठीक हो रहे हैं, अब उनके बीच में काफी अच्छा संतुलन आ रहा है। पहले 4 लाख से अधिक लोग संक्रमित हो रहे थे और 3 लाख के आसपास लोग ठीक हो रहे थे, तो प्रतिदिन 1 लाख से अधिक का आंकड़ा जुड़ता जा रहा था, जो कि अब धीरे धीरे घटने लगा है। और इसी बीच में उत्तर प्रदेश में भी राहत भरी खबर सामने आई कि 9 दिन में 76,802 एक्टिव केस कम हुए हैं। इसके बाद अब राज्य में 2,33,981 लोग ऐसे हैं जिनका इलाज लगातार चल रहा है, यानी ये वो एक्टिव केस हैं। 30 अप्रैल को ये संख्या 3,10,783 थी। वहीं आज उत्तर प्रदेश के 11 और जिलों में 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की गई है। तो यहां पर स्थितियां धीरे धीरे ठीक हो रही हैं और लगातार प्रयास यही है उत्तर प्रदेश की सरकार का कि चीज़ों को और भी ठीक किया जाए, और इसीलिए टीम 9 लगातार अपना काम कर रही है। योगी आदित्यनाथ भी
जगह जगह दौरा कर रहे हैं, जिलों में पहुंचकर स्वतः संज्ञान ले रहे हैं, अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं, जो कोविड की गाइडलाइंस उनमें परिवर्तन किया जा रहा है। जिस जिले में ज्यादा केस सामने आ रहे हैं वहां पर नियमों में और भी सख्ती लाई जा रही है। उसी हिसाब से उस जिले के जिलाधिकारी नियमों को बना रहे हैं, नियमों को सख्त कर रहे हैं। पुलिस भी जाकर ठोस कार्रवाई कर रही है और यहां पर पुलिस का रोल सबसे ज्यादा अहम हो जाता है, क्योंकि जिन जिलों में पुलिस ने सख्ती दिखाई है वहां पर निश्चित रूप से कोरोना के मामलों में कमी आई है। तमाम मेरे और भी सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। लखनऊ से मेरे साथ जितेंद्र जुड़ गए हैं, बुलंदशहर से अशोक कुमार मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मानवेंद्र मल्होत्रा मेरे साथ आगरा जुड़े हुए हैं। तो जितेंद्र, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। राजधानी वो जिला था जो सबसे ज्यादा संक्रमित था, ये वो शहर था जहां पर सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे थे। जब गाइडलाइंस अब बदली गई हैं, लॉकडाउन लगाया गया है, क्या तस्वीर वहां पर बदली है? देखिए, तस्वीर पूरी बदल चुकी है और लखनऊ की बात की जाए तो आलोक बहुत राहत भरी खबर है। 1500 केसेस जो है 24 घंटे में मिले और ये आंकड़ा पिछले 24 घंटे की बात की जाए इससे पहले की 2179 केसेस थे। लगातार जो लखनऊ में संक्रमण की संख्या है वो कहीं ना कहीं लगातार गिर रही है और ये राहत भरी खबर है राजधानी वासियों की। ये इसका फायदा सिर्फ ये लॉकडाउन में नजर आ रहा है लोग, क्योंकि जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आखिरी विकल्प लॉकडाउन है, उसके बाद सरकारों ने धीरे धीरे राज्य सरकारों ने लॉकडाउन की व्यवस्था की और 5 दिन के लॉकडाउन की की। अब 17 मई तक ये लॉकडाउन कर दिया गया है, धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है। तो आलोक, ये लॉकडाउन का नतीजा लोगों की जागरूकता के साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार की मेहनत सामने नजर आ रही है और लगातार जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निगेटिव हुए और उसके बाद रिपोर्ट जमीनी स्तर पर जा रहे हैं और तमाम व्यवस्थाओं को अधिकारी के साथ टीम 9 की बैठक करके उन व्यवस्थाओं का जायजा लेते हैं और साथ ही साथ कई अस्पतालों की स्थापना भी की गई। डीआरडीओ द्वारा अवस्थित ग्राम में भी जो 505 बेड का तैयार किया गया था। यहाँ लखनऊ के हज हाउस में भी डीआरडीओ तैयार कर रहा है। ऐसे उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में भी जो सेना है उसने जिम्मेदारियां निभाई, ऑक्सीजन प्लांट चालू किए, अस्पताल बनाए। एक अहम भूमिका वो सेनाओं की होती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने उनको कहीं न कहीं जो लखनऊ के सांसद थे, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उनके आदेश के बाद डीआरडीओ ने अस्पताल बनाया और सफाई में प्लान चालू कर दिया सेना ने। तो तैयारियां पूरी लगभग शुरू हो चुकी है और कहीं ना कहीं जो तीसरी वेव आ रही है उसके लिए भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी दबाव की अगर यहाँ पर जितेंद्र दबाव की बात की जाए अस्पतालों में, क्योंकि देखिए कोरोना की स्थिति अब धीरे धीरे सुधर रही है, अस्पतालों में दबाव अभी भी कितना है? या क्योंकि इससे लोगों को समझने में आसानी हो जाएगी कि उनको अगर सामान्य बीमारी है तो अस्पताल जाने की जरूरत है कि नहीं है, क्योंकि डॉक्टर्स के ऊपर पहले से बहुत ज्यादा प्रेशर है। अस्पतालों में दबाव कितना कम हुआ है? देखिए, अस्पतालों में दबाव कम हुआ है क्योंकि लगातार जो संक्रमितों की संख्या के लिए लोग उससे कहीं ना कहीं दबाव है। डॉक्टरों ने टेलीमेडिसिन शुरू कर दिया कि आप अगर नॉर्मल आपको सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो आप फोन से पूछ सकते हैं, वीडियो कॉलिंग के माध्यम से जुड़ सकते हैं और अस्पताल आपको आने की जरूरत नहीं है। कुछ जो प्रिस्क्रिप्शन होते हैं वो डॉक्टर फोन पे ही बता देते हैं और ई संजीवनी है पोर्टल, उस पर भी बता देते हैं। तो कहीं ना कहीं दबाव कम है। उत्तर प्रदेश में लगातार जो दबाव की बात की जाए, केवल जो मेडिकल कर्मी है या स्वास्थ्य कर्मी है वो लगातार जो संक्रमित हो रहे थे, जिससे जो मैन पावर होती है, मैन पावर कम हो गई, इससे दबाव अस्पतालों में ज्यादा था। लेकिन स्थिति अब थोड़ी सी जो है सुधर रही है, धीरे धीरे जो है कोरोना पर संक्रमण पर काबू पाया जा रहा है। लेकिन आलोक, एक चीज में नजर आ रही है कि जो प्राइवेट अस्पताल है, उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा था कि सभी अपना ब्यौरा देंगे, कितने बेड खाली है, कितने बेड निकाले, लेकिन वो अपनी मनमानी से बाज नहीं आ रहे हैं। लगातार प्राइवेट अस्पतालों की शिकायतें बरसतूं जा रही है। वो ब्यौरा जो बिल्कुल भी पोर्टल पे डालने को तैयार नहीं है, वो किसी प्रकार का ब्यौरा नहीं दे रहे। बिल्कुल। बुलंदशहर से अशोक कुमार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो अशोक, बुलंदशहर में इस वक्त क्या स्थिति है? वहां पर कोरोना के मामलों में कितनी गिरावट आई है और जनता कितनी जागरूक हुई है वहां पर? बिल्कुल, आलोक आपको बता दें बुलंदशहर में 24 घंटे में ग्राफ कम हुआ है। करीबन 285 के करीब बुलंदशहर में केसेस निकल कर आए हैं। हाल ही में जब लॉकडाउन लगा है दर पर दर ग्राफर तो कम आ रही है। हाल ही में पिछले 2 दिन पहले 500 कुछ थे, परंतु मृत्यु दर है वो मृत्यु दर लगातार इजाफा कर रहा है। 24 घंटे में 6 लोगों की मृत्यु हुई है और लगातार उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो लॉकडाउन लगाया गया है, ये 17 तारीख तक का लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। उसका
सख्ती से पालन कराने के लिए एसएसपी और डीएम ने देर रात को मीटिंग करी और लगातार कमिश्नर की भी रात जूम मीटिंग हुई है और जनप्रतिनिधि के साथ मीटिंग हुई है। अब देखना यह होगा कि लगातार जो ग्राफ है वो बुलंदशहर की जो ग्राफ है, बुलंदशहर ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा कोरोना की जो लहर है पूरी तरीके से फैल चुकी है। अब हाल ही में बात करें बुलंदशहर का एक शाना तहसील गाँव पड़ता है, जिसमें से एक गाँव परवाना पड़ता। परवाना में गाँव की बात करी जाए तो तकरीबन 40 से 50 कैजुअलिटी हुई है और एक ही जगह से एक ही मोहल्ले से करीबन 42 कोरोना पॉजिटिव हुआ है, जिसको पूरे गांव को सीज कर दिया गया है और लगातार स्वास्थ्य विभाग हाई अलर्ट पर रखा गया। परंतु जो लॉकडाउन का पूरी तरीके से जो पालन कराना चाहिए स्थानीय प्रशासन को वो तरीके से पालन नहीं कर पा रहे हैं। परंतु शासन की तरफ से जो दिशा निर्देश जो कल आए हैं और उनके दिशा निर्देशों को पालन कराने के लिए कल जूम मीटिंग करी है डीएम और एसएसपी ने। देखना यह होगा कि उस मीटिंग का कितना प्रभाव पड़ता है। परंतु कोरोना की जो बात की जाए तो कोरोना लगातार बुलंदशहर में लगातार ग्राफ लगातार बढ़ता नजर आ रहा है और शासन की तरफ से जो दिशा निर्देश दिया जा रहा है और जनता भी अब खुद समझदार हो चुकी है, क्योंकि वैक्सीन की जो बात की तो वैक्सीन लगातार लगाई जा रही है और टेस्टिंग का गाँव की जो बात करी जा रही थी तो मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिए थे कि गाँव की तरफ भी टेस्टिंग करी जाए। तो टेस्टिंग की प्रक्रिया भी डेली करीबन 8 से 10 हजार टेस्टिंग प्रक्रिया डेली हो रही है। स्वास्थ्य विभाग लगातार हाई अलर्ट पर है, वही डीएम और एसएसपी लगातार ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं और थाना प्रभारियों को दिशा निर्देश दिए गए कि सख्ती से पालन कराया जाए और कोरोना की जो लहर है बुलंदशहर में वो तोड़ी जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल। मानवेंद्र मल्होत्रा हमारे साथ आगरा जुड़े हुए। मानवेंद्र, ताज नगरी की क्या इस समय सूरत हाल है? वहां पर जो कोरोना के आंकड़े हैं वो कम हुए हैं या पहले जैसा ही उसका ग्राफ लगातार ऊपर? क्योंकि आगरा में बहुत तेजी के साथ कोरोना का संक्रमण फैला था और हर जगह अफरा तफरी का माहौल था। इस समय वहां की ताजा तस्वीर क्या है? आलोक, आपको बता दूं कि जब से लॉकडाउन ये वीकेंड लॉकडाउन की समय अवधि बढ़ाई गई है, जिस तरीके से लगातार जो वीकेंड लॉकडाउन का बढ़ाया जा रहा है, तो उसके बाद से लगातार आंकड़ों में काफी बड़ी कमी देखने को मिल रही है। इस लॉकडाउन से पहले लगभग 800 और 900 आंकड़े पर डे आ रहे थे, वहीं अब घटकर लगभग 200 और 250 के आसपास रह गए हैं। इसी के साथ साथ जो मौतों का आंकड़ा है वो भी कहीं ना कहीं कम होता हुआ नजर आ रहा है। तो माना जा रहा है कि जो लॉकडाउन का जो प्लानिंग सीएम योगी द्वारा की गई वो कहीं ना कहीं सक्सेस होती नजर आ रही है। लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से आगरा के अंदर अगर लॉकडाउन के पालन की बात की जाए, आम नागरिक जरूर जागरूक हुआ है, अगर उसे कोई काम है तो जरूर बाहर निकल रहा है, लेकिन कई जगहों पे ऐसे हालात देखने को मिल रहे हैं कि लोग पूरे दिन भीड़ के रूप में शहर में घूमते हुए नजर आते हैं और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है उनके खिलाफ। तो कहीं ना कहीं अगर पुलिस प्रशासन और ज्यादा थोड़ी सी सख्ती बरते तो कहीं ना कहीं इस संक्रमण से और तेजी से निजात लग सकती है। आलोक, आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से आगरा में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले आने के बाद अफरा तफरी मची थी, वो काफी हद तक काफी कंट्रोल हो गई है। ऑक्सीजन की भी सप्लाई पूरे तरीके से यहाँ पर आ रही है। हालांकि अब निजी हॉस्पिटलों में बेड की समस्या तो खत्म हुई है, लेकिन अब नई समस्या शुरू हुई है वो बिलिंग को लेकर। जो प्रदेश सरकार द्वारा जो एक शासनादेश लागू किया गया था बेड चार्जेस को लेकर, उससे ज्यादा वसूली कई निजी हॉस्पिटलों में की जा रही है, जिसकी लगातार शिकायत प्रशासन पे की जा रही है, लेकिन अभी तक प्रशासन भी कोई मामलों में कार्रवाई करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। साथ ही साथ आज ही के दिन आगरा में वैक्सीनेशन भी शुरू हुआ है, जो 18 वर्ष के उम्र से ज्यादा युवाओं के लिए है। ऐसे में वैक्सीन की कमी कहीं ना कहीं इसमें आड़े आ रही है। आपको बता दूं कि लगभग 11:15 बजे तक आगरा में वैक्सीनेशन का कार्य शुरू नहीं हो पाया था, क्योंकि वैक्सीन की जो खेप थी वो अभी तक वहां नहीं पहुंची थी। ऐसे में वहां पर पूरी तरीके से जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो पूरी तार होती हुई दिखाई दी। सीएमओ ऑफिस के जस्ट बराबर से ही एक केंद्र बनाया गया है, जहां पर वैक्सीनेशन का कार्यक्रम रखा गया है। 9 से 11 बजे का स्लॉट में जिन लोगों को टाइम दिया हुआ था, वहां पर सैकड़ों की संख्या में युवा इकट्ठे थे। मानवेंद्र, ऑक्सीजन को लेकर भी एक बहुत बड़ा अपडेट आगरा से सामने आया था कि कुछ ऐसे अस्पताल थे जो कि बंद थे, वहां पर बेडों की संख्या 10 थी, नॉन कोविड कैटेगरी में आते थे, लेकिन फिर भी वहां पर 800 से ज्यादा ऑक्सीजन के सिलेंडर दिखाए गए थे। इस पर किस तरह की कार्रवाई अब वहां पर की गई? आपको बता दूं आलोक, अब प्राइम न्यूज ने इस बात का खुलासा किया था कि 810 सिलेंडर जो कि बंद हॉस्पिटल्स को भेजे गए थे, उनके लिए जांच कमेटी गठित कर दी गई है और उसके बाद से लगातार कार्रवाइयां की जा रही हैं, अन्य हॉस्पिटल की जांच की जा रही है। हालांकि बाद में जांच में काफी कुछ स्पष्ट हुआ है कि आसपास के जिलों में इन सिलेंडरों को अवैध रूप से बेचा गया था। जिस समय आगरा में लोग एक सिलेंडर के लिए अपनी जान बचाने के लिए जद्दोजहद में जुटे हुए थे, उस समय आगरा के ही कुछ कालाबाजारी करने वाले लोग, जिसमें कि कुछ प्रशासनिक लोगों की भी शामिल होने की बात सामने आ रही है। ऐसे लोग इन सिलेंडरों को अवैध रूप से बेचते हुए नजर आए। जहां उन दिनों बेड की भी कालाबाजारी चली गई थी, कई जगह हॉस्पिटल में बेड देने के नाम पे 15 से 20 हजार रुपए तक वसूले गए। वहीं अगर बात की जाए तो दवाइयों के दामों में भी अचानक ही बहुत बड़ी तेजी थी। हालांकि इस चीजों के ऊपर लगातार कंट्रोल किया गया है। आईजी आगरा द्वारा आगरा में एक टीम गठित करके कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए पूरी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो जिस तरीके बेड की उपलब्धता की बात की, तो इस समय बेड भी उपलब्ध है। हालांकि
जो L2 L3 पेशेंट है उनके लिए अभी बेड की कमी है, क्योंकि L2 और L3 के पेशेंट्स को ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की जरूरत होती है, कहीं ना कहीं वो कमी आ रही है। साथ ही साथ आपको एक स्वास्थ्य विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही सामने लाना चाहूंगा कि जिला हॉस्पिटल में 2 वेंटिलेटर जो कि पीएम केयर्स द्वारा दिसंबर 2020 में भेजे गए थे, वो आज भी बंद पड़े हुए हैं। बताया जा रहा है कि उनको चलाने के लिए कोई व्यक्ति नहीं है, इस वजह से बंद रखे गए हैं, जबकि इन दोनों वेंटिलेटर की वजह से कई मरीजों की जान गई है। बिल्कुल जितेंद्र, हम आपके पास एक बार आना चाहेंगे। जिस तरह से लगातार योगी सरकार ने अपनी कमर कस रखी है, लगातार प्राइम न्यूज क्योंकि इस खबर को कवर कर रहा है, और हमने देखा कि प्रदेश में जब आंकड़ों में उछाल आया, लेकिन जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वस्थ हुए, एक्शन मोड में आए और जगह जगह जाकर, हर जिले में जाकर समीक्षा कर रहे हैं, जिले के हिसाब से तैयारी कर रहे हैं, जिलाधिकारियों को आदेश दे रहे हैं। लखनऊ में इस वक्त क्या मौजूदा परिस्थिति है? जो टीम 9 है जो गठित की गई थी, उसने किस तरह का एक्शन लिया है और कालाबाजारी पर कितना अंकुश लगाने में कामयाबी मिली है? देखिए आलोक, टीम 11 पे जो कुछ अधिकारी शायद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उन पर भरोसा नहीं रहा था, उसके बाद टीम 9 बनाई गई। और टीम 9 जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताई तो टीम 9 हर जिले में डीएम को आदेश दिया कि टीम 9 वो भी बनाए। तो कोशिश की जा रही थी और कोशिश कहीं ना कहीं सफल हुई। लॉकडाउन बढ़ाया गया धीरे धीरे और ये सफलता का नतीजा है कि आज 32 दिन बाद लगभग 1500 का आंकड़ा लखनऊ में पहुंचा है। ये आंकड़ा 7000 का था लोगों, और अब 1500 का आंकड़ा पहुंच चुका है। हालांकि जो तस्वीरें शमशान घाटों में, अस्पतालों में नजर आती थी, त्राहिमाम की जो तस्वीर नजर आती थी, अब थोड़ा सा वो राहत नजर आ रही है। लगातार जो प्राइवेट अस्पताल है उनकी मनमानी बरतती जा रही है। हालांकि सरकारी अस्पतालों को लोगों से एडमिट करा दिया, डीआरडीओ ने तैयार कर दिया 505 बेड का, और जो है 250 बेड का और तैयार कर रहा है आज हाउस में। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निगेटिव होने के बाद जो उत्तर प्रदेश की सूरत हाल कहा जा सकता है राजेश आलोक, वो कहीं ना कहीं आप बदलता नजर आया। और कहीं ना कहीं अधिकारी इस बात को समझ चुके हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसी भी जिले का निरीक्षण कर सकते हैं, और जो उनके पॉजिटिव होते साथ जो अधिकारियों ने मनमानी करी थी, वो मनमानी अब नहीं चल पाएगी। और अधिकारियों ने अपनी कमर कस ली, और अधिकारी भी राइट टाइम, ये कहा जा सकता है कि राइट टाइम नजर आए। और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जिस दिन से नेगेटिव हुए वे जमीनी स्तर पे जा रहे हैं, ग्राउंड जीरो की परख रहे हैं, जांचें परख रहे हैं कि क्या व्यवस्था, क्या क्या व्यवस्था है। देखिए गोरखपुर 2 दिन पे दौरे पे है, वो बस्ती मंडल, गोरखपुर मंडल की समीक्षा बैठक करेंगे, अयोध्या जाएंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चलते वो मुख्यमंत्री के मुखिया होने के नाते तमाम जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी लगातार पूरी की जा रही, टैंकर आ रहे हैं, और जो कहा जा सकता है कि कन्वर्टर वो भी सब लगातार आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है कि उत्तर प्रदेश में हर चीज की व्यवस्था की जाए। हाँ जितेंद्र, यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये भी है कि जिस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर लगातार की जा रही हैं वो अपनी जगह ठीक है, जनता से अपील की जा रही है, वो भी लगातार हम सब जानते हैं, लेकिन व्यापारियों का रुख क्या है लखनऊ में? क्योंकि तमाम जगह से तस्वीरें प्राइम न्यूज ने अपने दर्शकों को दिखाई कि अंदर ग्राहकों को घुसा लिया जाता है, शटर बंद कर दिया जाता है, उसके बाद जब पुलिस छापा मारती है तो अंदर से पता चला 15 से 20 ग्राहक एक साथ दुकान से बाहर निकलते हैं। क्या इस तरह की तस्वीर लखनऊ में अभी भी दिखाई दे रही है? देखिए आलोक, पहले दिन जब संक्रमण बढ़ा था और लगातार जो संक्रमण बढ़ा था, व्यापारी खुद समर्थन में आया, तो व्यापारियों ने कहा लॉकडाउन की व्यवस्था की जाए। हालांकि कई जिलों की तस्वीर आई है कि बंद कैसे दुकानदार रहे। यहाँ पर लखनऊ में टाइमिंग बांट दी गई है। टाइमिंग सुबह 6 बजे से 11 बजे तक रहेगी, और शाम को 5 बजे से 7 बजे तक टाइमिंग रहेगी, और पुलिस मुस्तैद रहती है। लगातार जब बाजार खुलती है, सोशल डिस्टेंसिंग के पुलिस कहीं ना कहीं सायरन बजाते हुए बाजारों से गुजरती है, दुकानदारों को देखती है, और दुकानदारों को हिदायत देती है कि समय रहते दुकान बंद कर दी जाए। और लखनऊ के दुकानदारों को काफी सजगता है, वो भी चाहते हैं कि हम भी संक्रमित न हो, हम भी अपनी जान बचाया जाए, और कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके ही वह दुकानदार लोगों को राशन देते हैं। सब्जियां लगातार बाजारों में इकट्ठा नहीं है, लेकिन हालांकि बाजारों में भीड़ कम दिखती है, लेकिन जगह जगह जो फेरी वाले होते हैं वो गली गली जाते हैं, तो वो उससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो जाता है, लोग वहीं खरीद लेते हैं, और बाजार आने से लोग कतरा रहे हैं। व्यापारियों की यहाँ पर लगातार व्यापारी सहयोग कर रहे हैं, और सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से सुबह 6 बजे दुकान खोल देते हैं, और 11 बजे तक दुकान चलते हैं, और 11 बजे के बाद जब पुलिस पहुंच जाती है तो वो जो नहीं बंद करते उनको बंद करा दिया जाता है, और कहा जाता है कि तमाम चीजों का पालन करें। अशोक, आपके पास आना चाहेंगे। सबसे ज्यादा अहम रोल यहाँ पर व्यापारियों का भी है कि अगर वो मार्केट को बंद रखेंगे तो निश्चित रूप से ग्राहक अपने आप नहीं आएंगे। वहां पर व्यापारियों का क्या रुख है? वो लॉकडाउन को पूर्ण समर्थन दे रहे हैं, या चोरी छिपे वो भी कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिसके चलते कोरोना संक्रमण और तेजी के साथ फैले?
बिल्कुल, आपको बता दूं कि बुलंदशहर में जो व्यापारियों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं व्यापारी भी अपनी लॉकडाउन का पूर्ण तरीके से पालन नहीं कर रहे हैं। कि प्राइम न्यूज ने कई बार व्यापारियों के जो दुकान कालाबाजारी कर रहे थे, कई बार मैंने स्टिंग करने की कोशिश की, लगातार पीछे के शटर गिराए हुए पीछे के कमरे से ही वो अपना कालाबाजारी कर रहे हैं और लगातार भीड़ जुटा रहे हैं। वहीं डीएम को सूचना मिली थी, डीएम ने तत्काल प्रभारी से थाना प्रभारी को भेजा था और वहां कड़ी फटकार लगाई थी और कोविड की तरह मुकदमा भी दर्ज हुआ था वहां। अब देखना यह होगा कि लगातार बुलंदशहर के डीएम लगातार अपील कर रहे हैं जनता से भी और व्यापारी के जो जिला अध्यक्ष है व्यापार मंडल से भी कि पूरी तरीके से लॉकडाउन को पालन किया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार की जो गाइडलाइंस हैं, जो 8 बजे से लेकर 11 बजे तक की जो दुकान खोलने के निर्धारित दिए गए हैं, जो निर्धारित दूध दही और सब्जी के लिए निर्धारित किए गए हैं और 11 बजे तक की दुकान खोलें और ज्यादा देर तक दुकान नहीं खोलें, जिसको लेकर कड़क नाराजगी एसएसपी ने भी जताई, जिसने थाना प्रभारी है कुछ जूम से मीटिंग करी गई, कुछ उनको फुटेज प्राप्त हुए थे। खुद सिविल वर्दी में एसएसपी और डीएम गए हुए थे, तो उन्होंने खुद लॉकडाउन का जायजा लिया था ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में। तो व्यापारियों के साथ में एक बैठक भी करी, सोशल डिस्टेंस के साथ में बैठक करी गई है। बैठक में निर्णय ये भी लिया गया कि जो सरकार का जो लॉकडाउन का जो निर्णय है उसका पूरी तरीके से समर्थन करें और कोरोना को हराने के लिए आपको बड़ा सहयोग चाहिए। तो कालाबाजारी ना करी जाए, कालाबाजारी जो करेगा उसके खिलाफ सबसे सख्त कार्रवाई होगी और कार्रवाई होने के तत्काल उसको गिरफ्तारी भी होगी। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से भी दिशा निर्देश दिए गए। अब परंतु अब देखना यह होगा कि जिस तरह 17 तारीख तक का लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, जनता भी निराश है, परंतु जनता निराश हो इसलिए कि किसानों की भी बात में आपको करेगा तो किसानों की इस टाइम फसल बो रही है, उनके लिए खाद बीज की व्यवस्था भी होनी है, क्योंकि खाद बीज की भी डबल रेटों में बेचे जा रहे हैं। जहाँ ढाई का कट्टा होता था 1200, 1300, 1600-1700 तो बिक रहा था। कहीं ना कहीं कोरोना काल में जो दूसरी जो लहर आई है तो पूरी जीवन जनता का जीवन तो बड़ा नुकसान पड़ रहा है। उधर तो कोरोना काल मार रहा है, वहाँ कालाबाजारी करते हुए जो लोग हैं वो मार रहे हैं। जी मानवेंद्र, आपके पास आना चाहेंगे। व्यापार मंडल का रुख आगरा के अंदर क्या है? क्या वो ये मानते हैं कि लॉकडाउन हमारे भले के लिए है और अगर सरकार ने बोला है कि अत्यावश्यक की चीज़ों को छोड़कर हमको अन्य दुकानें नहीं खोलनी है तो वो सरकार के साथ है यहाँ पर, या चोरी छिपे वो भी अपना सामान बेच रहे हैं? क्या इस तरह की तस्वीरें आगरा में सामने आई हैं? आपको बता दूं आलोक, जिस तरीके से लॉकडाउन लगाया गया और उसके बाद से कहीं ना कहीं जो दुकानों को लेकर संशय था उसको बहुत क्लियर किया है। आगरा प्रशासन ने टाइमिंग डिसाइडेड कर दी है। जैसे मोहल्लों और बस्तियों के अंदर जो कॉलोनियों के अंदर जो दुकानें हैं वो लगभग 8 से 11 बजे तक खोली जा रही हैं। राशन की दुकानें पूरे टाइम खोली जा रही हैं और साथ ही साथ जो दूध दही और बाकी अन्य जरूरत के सामान की चीजें और दुकानें खोली जा रही हैं। साथ ही साथ उसके लिए होलसेल की दुकानों का टाइम भी डिसाइड कर दिया गया है कि 5 बजे तक ही होलसेल की दुकानें वो खोली जाएंगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो एक तरह से भीड़ इकट्ठी होने का जो चांसेस थे वो काफी कम हुए हैं। लगातार आईजी द्वारा भी अभी रिसेंटली आगरा के व्यापारी संगठनों द्वारा बैठक की गई, जिससे व्यापारी संगठनों ने भी उन्हें विश्वास जताया था कि कालाबाजारी करने वालों को रोका जाएगा। और आपको बता दूं खाने पीने की चीजों में जो कालाबाजारी चालू हुई थी उसको लेकर कहीं ना कहीं सार्थक पहल सामने आई है। क्योंकि भी व्यापारी अब बिल्कुल रेट सस्ता करते हुए नजर आ रहे हैं, बस दुकानों के बाहर रेट सस्ता कर दिए गए हैं, इससे ज्यादा रेट नहीं दिए जाए। हेलो जी, तो यहाँ पर बिल्कुल साफ हो चुका है कि व्यापारी यहाँ पर सरकार का सहयोग करेंगे, अदरवाइज उनके ऊपर कोई ना कोई ठोस कार्रवाई की जाएगी। जितेंद्र, आपके पास एक बार आना चाहेंगे और हम ये समझना चाहेंगे कि जिस तरह से दवाओं को लेकर पहले बहुत मारामारी थी लखनऊ के अंदर, जो आवश्यक दवाएं थी सामान्य बीमारी की, जैसे पैरासीटामोल हो गई, विटामिन सी की कोई टैबलेट हो गई, इसकी कालाबाजारी बहुत ज्यादा हो रही थी क्योंकि दुकानदार ये तर्क दे रहे थे कि साहब हमको ही पीछे से महंगी मिल रही है इसलिए हम आपको डबल रेट में बेचने के लिए मजबूर हैं। क्या इस तरह की तस्वीरें अभी भी लखनऊ में है या ड्रग इंस्पेक्टर ने जाकर ठोस कार्रवाई करके इन सारी चीजों पर लगाम लगाने की पूरी कोशिश की है? देखिए आलोक, कुछ जगह से लखनऊ की भी बात की है, कुछ जगह से ये बात खबर सुनने में आई थी और ये सामने भी आया था कि कुछ दवाई जो समय निर्धारित है उस समय के, हालांकि वो पूरे दिन खोल सकते हैं, मेडिकल जो दुकानदार है वो खोल सकते हैं, लेकिन 9 बजे के बाद वो महंगी दवाई दे रहे थे। उसके बाद शिकायत हुई और शिकायत के बाद कहीं ना कहीं वो सब जो है सही हुए। लेकिन यहाँ महंगाई की बात केवल रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात की जाए और जो इंजेक्शन है जो कि कोविड से संबंधित, तो उसमें कालाबाजारी नजर आई थी आलोक। लेकिन जो नॉर्मल दवाओं की बात की जाए उन नॉर्मल दवाओं को फिलहाल ना यहाँ राजधानी में कमी दिखी और ना ही ऊंचे दामों में दिखी। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है आलोक की ग्रामीण क्षेत्रों में पैरासीटामोल की कमी, जो आपने बात कही है, पैरासीटामोल की कमी जो नॉर्मल खांसी जुकाम से होती वो ग्रामीण जगहों में महंगी बेची जा रही थी, क्योंकि लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में वहां पर कमी नजर आई थी। लेकिन उसके बाद प्रशासन जाएगा, प्रशासन ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की और उसके बाद कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भी बड़ी संख्या में जो पैरासीटामोल वगैरह जो दवाई है वो सब पहुंची और अब स्थिति काबू है। फिलहाल
इस तरह की कालाबाजारी राजधानी में नहीं नजर आई और ना ही ऊंचे दामों में दवाइयां बिकी, केवल कोविड संबंधी, इसके लिए स्थिति पैनिक हुई, चाहे रेमडेसिविर इंजेक्शन हो या अन्य जो दवाइयां लिखी जाई थी जिसकी कमी लगातार किल्लत बनी हुई थी, लेकिन नॉर्मल दवाओं में इस तरह की कोई तस्वीर नजर नहीं है। ठीक है अशोक, आपके पास आते हैं। जो सामान्य दवाइयां थी, देखिए रेमडेसिविर की तो कमी पूरे प्रदेश में थी, पूरे देश में थी, तो उसकी कालाबाजारी बिल्कुल संभावित थी और वो हो भी रही थी। उस पर सरकार ने अब अंकुश लगाया है। जो सामान्य दवाइयां थी उनको महंगे रेट पर बेचने की खबर पूरे देश से, प्रदेश से लगातार सामने आ रही थी। बुलंदशहर में अब इस पर क्या स्टेटस है? अशोक जी बिल्कुल, आपको बता दूं जिस तरह की जो डीएम लगातार जिस तरह की मीटिंग करी थी, अब जो जनप्रतिनिधि है उन्होंने भी साफ साफ एक लेटर लिखा है उत्तर प्रदेश सरकार के लिए और जिलाधिकारी के लिए कि उनके क्षेत्र में ऑक्सीजन, दवाई, तमाम जितनी टेस्टिंग, कोविड के लिए बेड की व्यवस्था के लिए तमाम चीज की व्यवस्था की जाए, जिसको लेकर उन्होंने भी अपना हेल्पलाइन नंबर भी छोड़ रखा कि किसी भी व्यक्ति को जिस तरीके की दवाई और इंजेक्शन की बात कर रहे थे तो इंजेक्शन की वो भी कराई जाए। अब लगातार बुलंदशहर के जिलाधिकारी ने और जनप्रतिनिधियों ने अब दौरा भी करना चालू हो दिया। कल एक तस्वीर ऐसी निकल कर आई थी खुर्जा से, जो विजेंद्र सिंह विधायक है खुर्जा से, तो उन्होंने खुद कोविड-11 हॉस्पिटल का निरीक्षण करा और जायजा लिया है। तो कोविड हॉस्पिटल में जो एडमिट हुए थे कोविड पेशेंट, उनका हालत का जायजा लिया कि सरकार की तरफ से और प्रशासन की तरफ से व्यवस्था क्या है, ऑक्सीजन समय पर मिल रही है या नहीं मिल रही। तो उन्होंने भी काफी नाराजगी सताई, सीएमओ को जमकर फटकार लगाई और सीएमओ को तत्काल में चिट्ठी भी लिखी है। अब देखना होगा जो कोविड में जो हॉस्पिटल में जो मरीज थे उनको दवा नहीं मिल रही थी, जिसको चलते अब डीएम उस पर कार्रवाई क्या करते हैं। लगातार अब जनप्रतिनिधि भी सतर्क हो चुके हैं कि वो भी एक सरकार के जिम्मेदारी, सरकार के साथ में जनप्रतिनिधि का भी इसमें जरूर एक्शन होगा। मानवेंद्र, एक बार आपके पास भी आते हैं हम और यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि जिस तरह से जब लगातार केस ऊपर की तरफ जा रहे थे तो तमाम फार्मासिस्टों ने इसको आपदा में अवसर समझा। जो सामान्य दवाएं भी थी उनको बहुत ही ज्यादा महंगे रेट में बेचा। अब क्या आंकड़े कम होने के साथ साथ जो ये कालाबाजारी चल रही थी वो वहां पर सामान्य हो चुकी है आगरा में? लोग कालाबाजारी का जो कारण था उसका सबसे बड़ा कारण समझना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से कुछ दवाइयां थी जो कोरोना प्रोटोकॉल के तहत मरीजों को दी जा रही थी, चाहे वो डॉक्सी हो, चाहे फेविफ्लू हो, चाहे वो लिंसी हो, आगरा में जो सबसे बड़ा काम किया गया फार्मासिस्ट के द्वारा और जो ड्रग इंस्पेक्टर है उसके द्वारा और कई बड़े डॉक्टर्स द्वारा, जिनके सब्स्टिट्यूट जो आते थे, जो कि मार्केट में पूरी तरीके से अवेलेबल थे, जिनकी कोई मारामारी नहीं थी, उनकी लिस्ट जारी की गई। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो लोगों को परेशानी आ रही थी, जो ब्रांड के ऊपर भाग रहे थे, जो फेविफ्लू और बात की जाए या डॉक्सी बात की जाए या लिंसी बात की जाए, तो ये कंपनी के पर्टिकुलर ब्रांड से इनके सेम सॉल्ट के सब्स्टिट्यूट आगरा में अवेलेबल थे, उनकी लिस्ट जारी की गई। तो उसके बाद कहीं ना कहीं इनकी मारामारी पे रोक लगी है। हालांकि आपको बता दूं कोरोना काल के दौरान जब बहुत तेजी से संक्रमण आगरा में फैल रहा था पिछले दिनों, तो उन दिनों इन सब टैबलेट्स पर कालाबाजारी हो रही थी। फेविफ्लू जो की 1000 या 1100 रुपए का पूरा पत्ता आता था, वो करीब 2400 और 2500 रुपए का मिलता हुआ नजर आया। लेकिन जब से इसके सब्स्टिट्यूट मार्केट में आ रहे हैं उसके बाद से कहीं ना कहीं कालाबाजारी पे रोक लगी है। और ये मानना पड़ेगा कि जिस तरीके से ब्रांड को प्रमोट न करके अगर उनके सॉल्ट को प्रमोट किया जाता तो ये कालाबाजारी की स्थिति सामने नहीं आती। हालांकि रेमडेसिविर की जो प्रॉब्लम थी वो पूरे देश में थी, हालांकि अब वो काफी कुछ कंट्रोल्ड है, सारे हॉस्पिटल्स में डिमांड के ऊपर रेमडेसिविर भेजे जा रहे हैं। तो माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो फार्मासिस्ट की जो कालाबाजारी थी, हालांकि ऑक्सीमीटर्स की अगर बात की जाए, अगर ऑक्सीजन सिलेंडर्स के रेगुलेटर्स की बात की जाए तो आज भी शॉर्टेज में है और काफी ऊपर रेटों पर मार्केट में बेचे जा रहे हैं। लेकिन आईजी द्वारा जो नई टीम गठित की गई है उसके बाद से कालाबाजारी की शिकायत होने पर ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी की जा रही है। तो माना जा रहा है कि सीएम योगी जो लगातार निर्देशित करते हुए चले जा रहे हैं कालाबाजारी रोकने के लिए, उसके लिए अब प्रशासन पूरी सजग नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं इसका फायदा जनता को मिलता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, तो आप सभी सहयोगियों ने बिल्कुल ताजा रिपोर्ट्स हमको यहाँ पर दिखाई हैं और जनता भी समझ गई होगी कि जहां पर पहले जो तस्वीरें थी अब वो तस्वीरें धीरे धीरे ठीक हो रही हैं, क्योंकि आंकड़ों में कमी आ रही है। आप सभी सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी ग्राउंड जीरो पर लगातार मौजूद रहे, लगातार आप सबने हमको वो ताजा अपडेट्स दिए जो कि प्रदेश की जनता जानना चाहती, क्योंकि हर कोई डरा हुआ है, हर कोई जानना चाहता है कि क्या कोरोना कभी जाएगा या नहीं जाएगा, या ये हमारे साथ ही अगले 2 या 3 सालों तक रहने वाला है। लेकिन घबराने की बात नहीं है, आंकड़ों में अब कमी आ रही है। ये आंकड़ों में कमी इस बात के लिए बिल्कुल भी नहीं है कि आप लापरवाही करना शुरू कर दें, क्योंकि लापरवाही का ही नतीजा है कि दूसरी लहर का सामना पूरे देश को करना पड़ा है। आप सभी घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, और जब तक सरकार लॉकडाउन जैसे सख्त नियमों को लागू करके रखती है, आपकी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि आप किसी भी तरह की लापरवाही नहीं करेंगे। मास्क को पहनते रहिए, हाथों को सैनिटाइज करते रहिए और हाथों को बार बार साबुन से लगातार धोते रहिए और लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।